प्यारे बच्चों, मनोहर रे की किताब का अगला चैप्टर दूसरा जो है वो बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। इसमें बच्चों चर अचर की बात हुई है और आरोही अवरोही की बात हुई है। तो सबसे पहले चर अचर की हम समझेंगे क्या होते हैं और आरोही अवरोही। देखो बच्चों, चर कौन सी संख्याएं होती हैं, अचर कौन सी संख्या होती हैं। बच्चों देखो, अचर आप याद कर लो। अचर का मतलब जिसका मान कभी बदले ना, जैसे कहीं पे भी चले जाओ। जैसे बच्चों जो हमारी गिनती होती 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी जो गिनतियां होती हैं वो सब हमारी किस में बच्चों आती हैं, अचर में आती हैं। इनके मान जहाँ पे भी होंगे बच्चों उतने ही रहेंगे। हम भी इसको एक ही पढ़ेंगे, आप भी एक पढ़ोगे, कोई भी दूसरा होगा वो भी ये एक ही पढ़ेगा। कोई भी नंबर हम 4 ले लें तो ये हम भी 4 पढ़ेंगे, आप भी 4 पढ़ेंगे और दूसरा भी होगा वो भी 4 पढ़ेगा। तो ऐसी जो हर जगह हर व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाए उसका मान वही हो तो उसे हम अचर कहते हैं। और चर में क्या होता है, जो देखो सिंबल के रूप में यूज होते हैं एक्स वाई जेड। ये हर सवाल में बच्चों एक्स वाई जेड के मान कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए ये चर हो गए बच्चों। तो ये बात हमें समझ में आ गया, चर और अचर। जब संख्याओं के रूप में कोई मान दे रखा होगा तो वो अचर में आएगा। जैसे माइनस, अगर हम कोई संख्या ले लें -1, तो -1 हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, और कोई तीसरा आएगा वो भी इसको -1 पढ़ेगा, यानी ऋण 1 पढ़ेगा या -1 पढ़ेगा, -1 पढ़ेगा। ठीक है, इसका मान एक ही है, इसलिए ये अचर हो गई। और x का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जैसे सवाल में माना होगा वो उस तरीके से मान निकल आएगा। तो समझ गए बच्चों, जो सिंबल के रूप में ऐसे दे रखे हों अल्फाबेट या अक्षरों के रूप में, वो हमारे सब चर होंगे, और अंकों के रूप में जो संख्याएं दे रखी होंगी वो हमारी अचर होंगी। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, अब आरोही, देखो आरोही और अवरोही, ये बच्चों क्रम होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो बच्चों, आरोही क्रम अवरोही क्रम को बच्चों हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझो बच्चों, इसमें जो होते हैं वो तीन होते हैं अक्षर, 1 2 3, इसमें होते हैं 4। ऐसे याद करने का तरीका है बच्चों। देखो हम आपके दिमाग में कैसे बैठा लेंगे, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो देखो क्रम कैसा होता है, या तो छोटे से चलता है या बड़े से चलता है। तो यही देखो, तो ये छोटा है, इससे तो ये बड़ा हो गया। बड़ा हमारे सेंस में आया, तो इसका मतलब इसमें जो संख्या लिखी हुई जाएगी वो सबसे बड़ी लिखी जाएगी, सबसे बड़ी। ठीक है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। ये जो क्रम कहलाएगा वो अवरोही क्रम कहलाएगा। अब आरोही क्रम, ये छोटा है तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा हम पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ा, 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 ऐसे हम लिखते जाएंगे। ये बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसमें सबसे छोटा लिखा जाता है, इसमें बड़ा लिखा जाता है। अगर हमें आरोही क्रम पता है तो हम अवरोही क्रम कहाँ से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे अवरोही क्रम, क्योंकि यहाँ छोटा है और इधर सबसे बड़ा होगा। पहले इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे, इस साइड से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला उल्टा कर देंगे, तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। यदि हमें बच्चों अवरोही क्रम पता है तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम फिर इसको उल्टा ही लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम में हम लिख लेंगे। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। अवरोही क्रम हमने आपको एक तरीके से बता दिया, किस में बड़ा लिखा जाएगा सबसे बड़ा, किस में छोटा लिखा जाएगा। तो ये दिमाग में बच्चों यहाँ सेट कर लो, इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, तो 3 छोटा होता है और 4 बड़ा होता है। तो छोटा आया, छोटा सेंस आया तो सबसे छोटा, बड़ा सेंस आया तो सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जब हम लिख देंगे बच्चों तो उससे छोटा ही हम लिखेंगे, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ऐसे ही जब हम छोटा लिख लेंगे तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें इस तरीके से निशान आता है, इसमें इस तरीके से निशान आता है। तो बच्चों ये चीजें हमें चर अचर और अवरोही आरोही हम लोग समझ गए। अब देखो बच्चों, एक और चीज समझते हैं। जैसे ये संख्या ऐसे लिखी हुई है,
तो ये देखो बच्चों, ये आधार कहलाता है और इस संख्या का ये घातांक कहलाता है या घात कहलाती है। यहाँ x की घात कितनी है 3 है, या x का घातांक कितना है 3 है। और देखो बच्चों समझ गए, देखो इसमें जैसे हम लिख दें तो ये घातांक हो गया बच्चों और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखो एक गुणांक की बात होती है, गुणांक कौन सा होता है, गुणांक आगे लिखा जाता है। देखो जैसे हम बता दें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 3 है। ऐसे ही अगर हम और लिख लें तो देखो बच्चों इसमें x का गुणांक कौन सा है 5 है। तो ये आप इन चीजों को भी याद रखें, घात कौन सा है, आधार कौन सा, गुणांक ये आगे होगा। जो ये चर संख्याएं होंगी इनमें जो गुणांक वाली संख्या जो अंक होगा वो हमारा गुणांक कहलाएगा बच्चों। तो ये समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखो अब हमने ये चीजें समझ ली, अब आगे हम चलते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों बीजगणितीय व्यंजक, अब बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, जो x के पदों में बच्चों हम जो लिखते हैं वो सब बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। तो अब देखो होता क्या है, चर और अचर, चर और अचर, चर समझ गए, अचर भी समझ गए। चर का मतलब x के रूप में और अचर का मतलब गिनती के रूप में, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2 -3। राशियों के योग, चर अचर राशियों का योग कर लें, अंतर, ठीक है, अंतर होगा, अंतर का मतलब होता है घटाना। जैसे हम लिख दिया x -7 या x², तो ये इनका अंतर हो गया, ठीक है। गुणा, गुणा का मतलब बच्चों जैसे ये हो गया, देखो अब इसमें ये क्या है, अचर है और ये चर है, इनका गुणा। भाग, भाग का मतलब भी यही हो गया, x/5 लिखा हो बच्चों इस तरीके से यहाँ, ठीक है। नीचे लिखा हो x की कोई घात हो और x के पदों में कोई लिखा हो, उसके नीचे कोई संख्या का भाग हो, तो भाग के संयोग, संयोग माने मिलाकर बने पद की बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, इनको बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो जब चर और अचर के योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से या मिलाकर जो बनता है उसे हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं बच्चों। अब बीजगणितीय व्यंजक देखो बच्चों कैसे होते हैं, देखो हम बता दें आपको, बीजगणितीय व्यंजक इस रूप में होते हैं बच्चों। देखो देखो ये पद लिखे हुए हैं, देखो प्लस माइनस से, देखो गुणा भाग, ऐसे ये देखो इस तरीके से जो लिखा होगा वो हमारे बीजगणितीय व्यंजक कहलाएंगे। अब देखो बात हो रही है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बहुपद पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों जो कुछ बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद होते हैं। तो बहुपद कौन क्या कंडीशन होती है, ये हमें कैसे पहचानेंगे, कोई व्यंजक है, गणितीय व्यंजक लिखा हुआ है, वो बहुपद है अथवा नहीं है, तो इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखो ये भी लिखा हुआ है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। देखो हमने ये भी लिख दिया, एक पद लिखा हुआ है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक, क्योंकि 3 और x का गुणा है। यहाँ पे देखो ये गुणा है x में और ये अचर राशि रखी हुई है 7, ठीक है। तो अब हमने जो बताया आपको पहचानना बता दें कि हम बीजगणितीय व्यंजक में बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो देखो बच्चों बहुपद की पहचान क्या है वो देख लो। देखो यदि किसी व्यंजक में चर राशि, चर माने x y z कुछ भी उस रखा होगा, x हम लेके चल रहे हैं, x ही किताब में दे रखा है, ठीक है बच्चों। x की घाते धन पूर्णांक व ऋण पूर्णांक या ऋण पूर्णांक में ही हो। देखो जो कोई व्यंजक, कोई गणितीय व्यंजक लिखा होगा तो उसमें धनात्मक जो x की घातें होंगी वो धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी हो गई, और या ऋणात्मक ही दे रखी हो, तो ऐसा व्यंजक वो बहुपद नहीं होता है बच्चों, बहुपद नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये है, देखो इस तरीके से आप देख लो कि ये देखो x² लिखा है, यहाँ 3x लिखा है, जब हम इसको बदलेंगे 1/x को बदलेंगे x - 1 आ जाएगा। तो यहाँ x - 1 लिख लिया, यानी कि जो x की घातें प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। और ये जो आएगा अगला वाला आएगा, ये देखो ये हम स्क्वायर और कर लें तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 2/x² लिखा हुआ है तो 2x - 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो धनात्मक घातें होंगी और ऋणात्मक घातें होंगी तो वो व्यंजक बहुपद नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो एक तो कंडीशन हम सीख गए, कौन सा गणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, जिसकी घातें x यानी कि चर की घातें अगर धनात्मक और ऋणात्मक या कोई भी हैं
दोनों हैं या ऋणात्मक हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन यह है कि अगर किसी गणितीय व्यंजक में जो x की घातें हैं भिन्न में हो, अगर भिन्न में चाहे धनात्मक आ जाए चाहे ऋणात्मक आ जाए, ठीक है, भिन्न में है तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए भिन्न कैसी हो, चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, भिन्न का रूप आ गया तो वो गणितीय व्यंजक है वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3x⁴ ऐसे, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 ये -1/2, ये x⁴ लिखेंगे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। देखो 2x⁻1। अब इसमें क्या हो गया, देखो ये जो घातें हैं वो हमारी कैसी होगी, नेगेटिव हो गई, इसलिए कोई भी गणितीय व्यंजक जो व्यंजक लिखा होगा वो बहुपद नहीं होगा यदि कोई भी घात उसकी, कोई भी पद की घात अगर भिन्न हो जाती है, चाहे भिन्न वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। देखो इसी तरह ये लिखा हुआ 1/2 ये लिखा हुआ है और x ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा x⁴ ये देखो ये भिन्न का रूप आ गया। जब भिन्न का रूप एक पद का आ गया तो इससे कोई मतलब ही, कोई कहीं पे भी आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों समझ गए हम बहुपद कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसी आधार पर हम अभी एक्सरसाइज आपको हल कराएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या है बहुपद की परिभाषा क्या है, आप देखो किसी व्यंजक में चर जो होता है x की सभी घातें कैसी हो, धन पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि धन पूर्णांक संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि घातें बता रहे हैं, देखो घातों की बात हो रही, ये जो x घात ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, कि ये धन पूर्णांक है, यानी कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी में मिले। अगर ऐसे में मिलेंगी तो वो सभी व्यंजक कैसे हो जाएंगे, हमारे बहुपद हो जाएंगे। तो याद कर लो 1 2 3 4 यही घातें चढ़ी हुई हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों इस तरीके का ये पद, देखो ये पद x⁻3, इसमें भी 2, इसमें 1 ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये सब कैसी हमारे ये बहुपद हैं। ये भी देखो ये 1 2 3 4 5 यानी हमें गिनती जो हमने पढ़ी उस रूप में मिले, यानी धन पूर्णांक में मिले, तो धन पूर्णांक में ये सब रखी हुई हैं, इसलिए ये सभी कैसे हो गए, हमारे बहुपद हो गए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, बहुपद का व्यापक समीकरण ये होता है a0 + a1x + a2x, ये कांस्टेंट राशि है बच्चों, ठीक है, ये हमारी वास्तविक संख्या है। अभी हम बताएंगे a0 + a1x a2x घात 2 a3x⁻3 डॉट 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 an(x⁻n)। और जो हमारी ये संख्याएं हैं ये क्या है, देखो a0 ये सब लिखा हुआ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट, ये वास्तविक संख्या है। और आप जानते हो वास्तविक संख्या क्या होती है, वो परमेय अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। ये जो यहाँ पे जो संख्या आएंगी वो पूर्णांक ऐसे रूप में भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी हो सकती हैं 1/2 2/5 8/7 8/15 ऐसे, तो और नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी कुछ भी ऐसे आ सकते हैं, यानी कि ये सभी हमारी वास्तविक संख्या हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या कैसी होती, परमेय अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती। हमने आपको परमेय भी बताया अपरमेय भी बताया। परमेय कौन सी संख्या होती हैं, जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, ठीक है। और अपरमेय संख्या के बारे में भी हमने बताया, वो अपरमेय संख्या आप वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हैं ये जो कहलाते क्या हैं, हमने अभी आपको बताया था, ये सब बहुपद में क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया x का गुणांक कितना a1, x² का गुणांक कितना है a2 है बच्चों, x3 का गुणांक कितना है ये a3 है, और x⁻n का गुणांक क्या है an है। ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे गुणांक कहलाएं। और गुणांक हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, देखो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो जो बहुपद होते हैं उनको निरूपित कैसे करते हैं। जैसे 4 बहुपद दे रखे हैं तो उनको हम कैसे निरूपित करेंगे, तो बच्चों देखो चर x के बहुपद को हम px, कोई भी x अगर उसमें यूज हुआ है, जैसे x इसमें यूज हुआ है तो ये px हो गया। इसको हम कोई भी मान सकते हैं, चाहे हमने जैसे लिखा है इसको px, इसको qx, इसको rx, आप कोई भी इनको बदल भी सकते हो, इसको qx मान सकते हो, इसको px मान सकते हो, और rx भी इसको मान सकते हो, rx इसको भी मान सकते हो। तो कोई भी इंडिकेट करने के लिए ये सब हम इस तरीके से लिखते हैं। हमें ये पता है ये
ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसलिए हम इनको इंडिकेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ये हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, निरूपित कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो आप समझ गए। अब देखो बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या है बच्चों? बहुपद का मानक रूप क्या है कि बहुपद जो लिखा होगा या कोई व्यंजक लिखा होगा, उसको अगर हम आरोही पदों की जो घातें हैं उनको आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। देखो बहुपद में चर x की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए कि आरोही में लिखना है तो सबसे छोटी घात हमें लिखना है, फिर उससे बड़ी लिखना है, फिर उससे बड़ी लिखना है, फिर उससे बड़ी लिखना है। अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी घात वाली जो पद होगा वो पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। अब देखो कोई बहुपद ये लिखा हुआ है और इसको मानक रूप में लिखना है, तो अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा पद देखो बच्चों कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा ये 5y, फिर ये हो जाएगा -7y², और फिर प्लस का ये 6y², ठीक है बच्चों। अब देखो अवरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे बड़ी घात इसका उल्टा, ठीक है, इसको 3 है यहाँ बच्चों, ठीक है 3, तो 6/3, इससे छोटी घात -7y², फिर इससे छोटी घात -5y, और फिर ये कांस्टेंट लिखा हुआ है यानी कि अचर राशि लिखी हुई। तो देखो ये और ये आपस में उल्टे लिखे हुए हैं। देखो ये 6y³ लिखा, फिर 7y² आया, फिर ये वाला पद आया, फिर ये पद आया, ठीक है बच्चों, ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पद में एक क्रम में लिख सकते हैं, चाहे आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में, जिससे जैसे भी आंसर रखा हो आप उस तरीके से उसमें लिखकर आप टिक कर सकते हो। 1 नंबर में ये अवश्य पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब बच्चों इसमें जो एक्सरसाइज है 2A, हम उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे चैनल और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम इस तरीके से वीडियो हमेशा बनाते रहें, मोटिवेशन प्राप्त होता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे।